आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संतोष मीना, सह आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक गुप्तकालीन शासन और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि उस समय शासन प्रबंध कैसा था। उस समय राजतंत्र और गणतंत्र दोनों विद्यमान थे। सर्वप्रथम हम देखेंगे शासन प्रबंध की विशेषताएं। इसमें मोनार्ची और रिपब्लिक दोनों तरह के शासन थे। गणतंत्रों को गुप्त सम्राटों को अपना अधिस्वामी मानना पड़ता था और प्रति वर्ष उन्हें एक निश्चित कर देना पड़ता था। गुप्त काल में देश के अधिकतर भाग में राजतंत्र प्रचलित था। राजा के देवीय सिद्धांतों को मान्यता नहीं थी। राजा नहीं कह सकता था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। समुद्रगुप्त को अभिलेखों में देवता कहा गया है, परंतु वह निरंकुश राजा नहीं था। देवताओं ने भले ही परम देवता, परमेश्वर, परम भट्टारक, पृथ्वीपाल, एकाधिराज, महाराज, सम्राट आदि उपाधियां धारण की हों, लेकिन उन्होंने जनता से कभी भी देवी अधिकारों की इस तरह से मांग नहीं की जैसे कि इंग्लैंड में सम्राट जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम ने की थी। अब देखते हैं केंद्रीय शासन। गुप्त सम्राटों की शक्तियां भी मौर्यों के शासन की भांति सम्राट में केंद्रित थी। शासन की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद और सचिवालय होता था। मंत्रिपरिषद में युवराज तथा अन्य महत्वपूर्ण अमात्य होते थे। अब सैनिक अधिकारी। अभिलेखों में महासेनापति, महादंडनायक, महासंधि विग्रहिक, गोप्त तथा महासेनापति आदि का वर्णन मिलता है। सम्राट के बाद सेना में सबसे ऊंचा पद महासेनापतियों का ही था और सबसे नीचे महादंडनायक था। महासंधि विग्रहक ये युद्ध का निर्णय करना, विदेशों से संबंध स्थापित करना आदि मामले देखते थे, यानी ये एक तरह से विदेश मंत्री का कार्य करते थे। अब है रण भंडागारिक। इनका कार्य होता था सेना के लिए सामग्री का प्रबंध करना। फिर है महाबलाधिकृत। इनका कार्य होता था सेना, छावनी और व्यूह रचना की निगरानी करना, यानी ये एक सैनिक अधिकारी होते थे। अब है नागरिक अधिकारी। प्रमुख नागरिक अधिकारी राजपुरुष, आज्ञा संचारिक, काचुकी, महाप्रतिहार, राजपुत्र, महासामंत, राजनायक आदि। काचुकी और महाप्रतिहार जो होते थे वो राजा के रनिवास का इंचार्ज उनके पास होता था। रनिवास यानी रानियों का वास या अंतःपुर भी इसे बोलते हैं। अब है राजस्व या पुलिस अधिकारी। कोषाध्यक्ष को भांडागाराधिकृत कहा जाता था। महाक्षपटलिक राज्य के सब आदेशों का रिकॉर्ड रखता था। अमात्य सरकारी आमदनी और खर्चे का हिसाब रखता था। शालिकी जो है वो भूमि कर इकट्ठा करते थे। गोप ये ग्रामों के अधिकारी होते थे। गौल्मिक जो है जंगल से जो आमदनी होती थी उसे इकट्ठा करते थे। इसके अलावा दंडपाशिक और दांडिक जो पुलिस अधिकारी होते थे वो होते थे। मौर्य काल में जो कार्य धर्म महामात्र करते थे वही कार्य गुप्त काल में विनय स्थिति स्थापकों द्वारा किया जाता था। अब है प्रांतीय शासन। गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को देश या राष्ट्र या भुक्ति कहा जाता था। राष्ट्र के अधिकारी जो हैं वो युवराज, कुमारामात्य कहलाते थे। उनके अधीन महासेनापति होता था, महादंडनायक होते थे और उपकरिक रहते थे। फिर है जिले का शासन।
भुक्तियों को विषयों या जिलों में बांटा गया था। जिले या विषयों के जो अध्यक्ष होते थे उसे जिलाधिकारी या विषयपति कहा जाता था। भंडागाराधिकृत यानी कोषाध्यक्ष, ध्रुवाधिकरणिक यानी भूमि कर का अधिकारी, चौरोदरणिक यानी खुफिया पुलिस का इंचार्ज, दंडनायक यानी जिले की सेना का अधिकारी, दंडपाशिक यानी पुलिस कर्मचारी जैसे सिपाही होते हैं, अक्षपटल यानी रिकॉर्ड ऑफिसर जो रिकॉर्ड रखता है, कि अधिकारी को जो है वो महाक्षपटालिक कहा जाता था। अब है नगर और ग्रामों का शासन कैसा था। ग्राम और नगर शासन के अधिकारी को पुरपाल कहा जाता था। पंचायतों को पंचमंडली कहा जाता था। ग्रामों के मुख्य अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था। अब है राजस्व के साधन। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमिकर था, जिसे भूमिकर या उद्रक भी कहा जाता है। यह भूमि की उपज का 18% से लेकर 25% तक वसूल किया जाता था। राज्य की आय का दूसरा साधन था चुंगी। गुप्त काल में इसे भोग कर भी कहा जाता था। अब है भाषा और साहित्य। गुप्त काल में संस्कृत जो है वो राजभाषा हो गई थी। अब इसके जो प्रमुख विद्वान हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सर्वप्रथम है भास। इन्होंने 13 नाटकों की रचना की थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है प्रतिज्ञा, योगंधरायण, स्वप्न वासवदत्त, चारुदत्त, ये प्रमुख हैं। इनके अन्य नाटकों में है मध्यम, व्यायोग, दूतवाक्य, बालचरित्र, प्रतिभा, अभिषेक, अधिमारक, दूत घटोत्कच, कर्णभार, ऊरुभंग और पंचरात्र। फिर है कालिदास। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आपको मैं पिछले व्याख्यान में भी बता चुकी हूँ। मालवी का अग्निमित्र, शकुंतला, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार और विक्रमोर्वशीयम। अब है शूद्रक। नाटक इन्होंने लिखा है मृच्छकटिकम और इस नाटक में चारुदत्त और वसंत सेना की कहानी का वर्णन किया गया है। फिर है विशाखदत्त। इन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से संबंधित नाटक देवी चंद्रगुप्तम। इसमें शक कुषाणु द्वारा पश्चिमी भारत पर जब आक्रमण हुआ तो उसका वर्णन किया गया है। फिर है हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबार का एक प्रमुख कवि थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की विजयों के संबंध में इलाहाबाद के स्तंभ पर एक प्रशस्ति लेख लिखा है। इसके बाद है पंचतंत्र। ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है और इसमें पशुओं की कथाओं से सुदर्शन नामक राजा के पुत्रों को नीति सिखाने के लिए ये रचा गया था। यह कहानी की एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है और पंचतंत्र का अनुवाद जो है 15 भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त 40 अन्य भाषाओं में भी हो चुका है और संभवतः बाइबल के अतिरिक्त किसी अन्य कृति का इतनी भाषाओं में अनुवाद नहीं हुआ। फिर है व्याकरण और शब्दकोश। अमर सिंह ने अमरकोश जो संस्कृत साहित्य की पुस्तक है और चंद्र गौमी ने चंद्र व्याकरण की रचना की थी। अब है स्मृतियाँ। इस काल में भी कुछ स्मृतियों का निर्माण हुआ है, जिसमें नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहत स्मृति आदि है। फिर है दार्शनिक और राजनीतिक साहित्य।
राजनीतिक और दार्शनिक साहित्य में कामंदक ने नीतिसार, हितोपदेश में पंचतंत्र की कुछ कहानियों को संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। आसंग ने योगाचार, भूमिशास्त्र, महायान, संपरिग्रह, दिग्नाग ने प्राण समुच्चय, परमार्थ ने योग दर्शन पर व्यास भाष्य लिखा है। वात्सायन ने न्याय भाष्य, प्रशस्तवाद ने पदार्थ धर्म संग्रह और वैश्वैशिक सूत्र पर भाष्य लिखा है। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश में हीनयान के सिद्धांतों का वर्णन किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि नक्षत्र विद्या, ज्योतिष, गणित की उन्नति में क्या क्या उन्नति हुई। इसमें हम आर्यभट्ट द्वारा जो दशमलव पद्धति का आविष्कार किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक एक ग्रंथ लिखा है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम ये बताया कि सूर्य नहीं घूमता है बल्कि पृथ्वी ही अपने व्यास के चारों ओर घूमती है। उसमें दिन रात के छोटे और बड़े होने का कारण भी बताया और उनको पूरी तरह से नापने के लिए एक सूत्र भी निकाला था। उसने भिन्न भिन्न नक्षत्रों को ग्रहों की गति के विषय में भी पता लगाया था। उन्होंने यह भी पता लगाया कि वर्ष में जो है वो 365.2586805 दिन होते हैं और आजकल ये माना जाता है कि वर्ष में 365.256360804 दिन होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी सही गणना उस समय कर ली थी। आर्यभट्ट ने अंकगणित, ज्यामिति, बीजगणित और त्रिकोणमिति की भी नई खोजें की हैं। में भी उन्होंने पाई की बिल्कुल सही कीमत 3.1416 निकाली थी। इस युग में एक अन्य महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ था दशमलव पद्धति का, जिसको आजकल सारे संसार में माना जाता है। इस नई पद्धति को वराहमिहिर ने 550 ईस्वी में प्रयुक्त किया था और आर्यभट्ट ने 499 में इसका हवाला आर्यभट्टियम में दे दिया था। वर्गमूल और धनमूल निकालने के जिस तरीके का इन्होंने प्रयोग किया है वो भी आर्यभट्ट ने ही किया है। अब है लाट देव और वराहमिहिर, श्री शंख, पांडुरंग स्वामी और लाट देव, ये आर्यभट्ट के शिष्य थे। वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है तंत्र, दूसरा हीरो और तीसरा संहिता। तंत्र में गणित और ज्योतिष है, हीरो में जन्मपत्री है और संहिता में फलित ज्योतिष का उल्लेख है। अब है वराहमिहिर। वराहमिहिर का नक्षत्र विद्या पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका। इन्होंने नक्षत्र विद्या संबंधी 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है: पितामह, रोमक, पॉलिस, वाशिष्ठ और सूर्य। वराहमिहिर के ग्रंथ में प्रमुख है पंच सिद्धांतिका, वृहद जातक, वृहद संहिता और लघु जातक। इनका अनुवाद जो है अलबरूनी ने अरबी भाषा में भी किया है। वराहमिहिर की ज्योतिष की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वृहद संहिता और ज्योतिष की अन्य बुकों में है भृंगु संहिता, पाराशरी, नंदो ग्रंथ, मीनराज जातक और छठ पंचाशिका और इनके लेखक हैं पृथ्वीशयस हैं। इस युग में कामशास्त्र पर भी वात्सायन ने लिखा है, जिसे कामसूत्र, मल्लनाभ ने कामसूत्र लिखा है, वात्सायन ने कामशास्त्र लिखा है और
13वीं शताब्दी में श्री यशोधर ने जय मंगल कामसूत्र को आसान बनाने के लिए लिखी है। वाग्भट ने अष्टांग संग्रह नामक ग्रंथ भी लिखा है, जिसमें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का संक्षेप में वर्णन किया गया है। अब है पुराण। पुराण यानी पुराना विवरण। प्राचीन परिभाषा के अनुसार पुराण 5 बातों से संबंधित है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनंतर और वंशानुचरित्र। पुराणों की संख्या 18 है और विष्णु पुराण जो है वो सबसे पुराना है। पुराणों के अतिरिक्त कुछ उपपुराण भी हैं जिनकी संख्या 18 है। इनमें धर्मोत्तर उपपुराण जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। अब है औषधीय विज्ञान। वाग्भट ने अष्टांग संग्रह लिखा, जो सुश्रुत संहिता की तरह गद्य और पद्य दोनों में मिला है। अष्टांग हृदय संहिता केवल पद्य में है। इसके लेखक वाग्भट थे, जो वृद्ध वाग्भट से भिन्न है। नव नीतकम एक महत्वपूर्ण औषधि ग्रंथ है। पशु चिकित्सा में पाल काव्य और हस्ती आयुर्वेद नामक एक महान ग्रंथ लिखा गया। शालिहोत्र होश ऋषि ने अश्वशास्त्र लिखा है। रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान की अनुपम उन्नति। इसमें रसायन शास्त्र का सबसे प्रसिद्ध पंडित नागार्जुन हुआ था उस समय। इन्होंने अनेक प्रकार के धातुओं और पारे को फूंक कर भस्म तैयार की थी, जिसका प्रयोग रोगों के निदान के लिए किया जाता था और यह आज भी प्रचलित है। अब है महरौली का लौह स्तंभ। यह 24 फीट ऊंचा है और 6.5 टन जो है भारी है और इसका घेरा जो है वो 16 इंच का है। इस इतना भारी और इतने बड़े लौह स्तंभ को कैसे तैयार किया गया होगा, यह एक रहस्य है और लगभग 1500 वर्षों से यह धूप और वर्षा में खड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जंग नहीं लगा है। यह आश्चर्य की बात है। वराहमिहिर ने वृहत संहिता में कई उपयोगी सूचनाएं दी हैं। वराहमिहिर नक्षत्र विद्या, गणित, ज्योतिष, रत्न परीक्षा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ऋतुशास्त्र, सिविल इंजीनियरिंग, भूगर्भ शास्त्री, जीव विज्ञान आदि के दाता थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में रसायन, धातु, औषधियों पर काफ़ी उन्होंने उन्नति प्राप्त की थी। तो अगले व्याख्यान में हम गुप्त काल की कला के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।